Good morning, everyone. First of all, very good morning to all of you. Please mute your mic first. सब कोई अपना अपना माइक को म्यूट कर लें. मॉर्निंग एवरीवन. आवाज वाइब्रेट कर रहा है. आप लोग पहले अपना माइक को थोड़ा सब लोग म्यूट करें प्लीज. कैसे हैं आप लोग? चलो, चेतना आनंद, वेरी गुड. तब एग्जाम तो बिल्कुल बोरिंग हो गया होगा आप लोग को. वेट किए जा रहे हैं आप लोग. रियली आप लोगों की तैयारी बिल्कुल हो चुकी थी, लेकिन फिर डेट एक्सटेंड हो गया. आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? तो पता है कि हम लोग आज NLM स्कूल क्लासरूम इन ESLM का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आए हैं. एंड आई हैड ऑलरेडी provided you the PDF of this poem, and definitely I am sure that you must have tried. आप लोगों ने जरूर प्रयास किया होगा. और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन was 36. तो कितने लोगों ने बनाया अपने आप? पहले ये मुझे बताइए, कौन कौन विद्यार्थियों ने प्रैक्टिस किया था इस PDF का जो मैंने आप लोगों को भेजा था? काजल, वेरी गुड. और कोई एनीवन? आप भी किए हैं? इसका मतलब बहुत कम लोगों ने किया. तो मैंने जो PDF दिया था, ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव हम लोग, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे. ऑब्जेक्टिव हम लोग कैसे करेंगे? फर्स्ट हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे. आप पहले अपने से एक बार प्रयास कर लेना. उसके बाद फिर हम आपको लाइव क्लास दे करके एक्सप्लेनेशन से समझाने का प्रयास करेंगे. इससे क्या होगा कि आप अपनी तैयारी को भी इवैल्यूएट कर पाओगे और उन दिनों को आप याद कर पाओगे जब आप लोगों ने इस कविता को पढ़ा था. याद है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ESLM आप लोगों ने पढ़ा था? तो चलिए देखते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कम रिवीजन भी हमारा हो जाएगा. तो आप लोग रेडी हैं सब कोई? बेहतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कैसे करोगे? ध्यान रहे, हर विद्यार्थी के पास कॉपी और कलम होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? और फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन एंड गिव यू 4 ऑप्शंस. और उन 4 ऑप्शन में पहले आप प्रयास करोगे. ABCD जो भी होगा, केवल आपको कॉपी में क्या करना है, 1 का A, 2 का B, ऐसे करके जो आंसर आपको लगता है वो आप लिखिएगा. और आपके करने के तुरंत बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा. अगर आपका आंसर सही है तब तो आप उसको टिक लगा लेंगे. अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो उसको आप कट कर दीजिएगा. और कट करने के पश्चात जो सही आंसर है जो मैं बताऊंगा वो आप ऑप्शन में लिख लीजिएगा. क्योंकि आपको जो मैंने PDF प्रोवाइड कर दिया है, फिर से एक बार मैं भेज दूंगा PDF, तो आप जान पाओगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है. दूसरी बात ये जान लो कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ESLM ये आपका थोड़ा कठिन पोएम है, याद रखेंगे. इसलिए इसमें बहुत सारा आप मिस्टेक भी करोगे. तो कोई बात नहीं है, मैं उसको बताते जाऊंगा, आप उसको करते जाएंगे. तो क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? ध्यान रहे, आपकी स्क्रीन पर PDF जाएगा और मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर उसको आप लोग ABCD जैसा मैंने कहा कॉपी में आप नोट करिएगा. और लास्ट में आप इवैल्यूएट करिएगा कि 36 क्वेश्चन में
कितना क्वेश्चन हमने सही किया। तो सब लोग कॉपी कलम लेकर के तैयार हो जाए, और बाद में अभी भी बहुत विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, बाद में जो जुड़े हैं उन सबको मैं भी गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम आपके स्क्रीन पर आपको मैं पीडीएफ भेज रहा हूं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं पीडीएफ। आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा बड़ा साइज कीजिए स्क्रीन में। हो रहा है ना? तो धीरे धीरे होगा, बड़ा हो जाएगा। सब लोग थोड़ा सा स्क्रीन को टच करके इलाज कर लीजिए। हो रहा है? अब आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं? चलिए, तो पढ़ूंगा मैं, आप केवल देखिएगा, और एबीसीडी जो आंसर आपको लगे उसको आप टिक लगाओगे। तो रेडी है? चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन, एंड I will give you four options. You have to tick one of four. Now, first question goes to all of you. Who is the poet of this poem? This poem means elementary school classroom in a slum. Option A, Pablo Neruda. B, Kamala Das. C, Stephen Spender. D, none. प्लीज, ये काम बेहतर तभी हो सकता है जब आप कोई माइक सब कोई म्यूट कर लेंगे। माइक आप लोग का म्यूट नहीं है, इसलिए वाइब्रेट कर रहा है साउंड। नहीं दिख रहा? कैसे बात करते हो? सबसे पहले आप लोग मोबाइल तो ऑफ करो ना। रेडी आप लोग? चलिए, तो हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? ऑप्शन आप लोगों ने चुन लिया होगा सही, फिर वाइब्रेट कर रहा है। आप लोग माइक नहीं ऑफ करिएगा तो मैं क्लास ऑफ कर दूंगा। सब लोग माइक अपना एकदम ऑफ कर लीजिए, केवल मेरी बात को सुनिए, और आप भी अपने मन से कॉपी में काम करिए ना। तो पहला क्वेश्चन था कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ये सलम का कवि कौन है? तो चार ऑप्शन मैंने दिया था, तो निश्चित रूप से आप लोगों ने ऑप्शन सी को करेक्ट किया होगा। एक मिनट। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट डज गस्टी वेव्स इंप्लाई? ऑप्शन ए, स्लम चिल्ड्रेन, एनर्जेटिक चिल्ड्रेन, डिजीज चिल्ड्रेन, अनहैप्पी चिल्ड्रेन। इसका मतलब क्या होता है कि पहली पंक्ति में ही लिखा है, इस कविता का पहला ही लाइन है, फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स। तो गस्टी वेव्स किसके लिए प्रयोग किया गया है, उसका मतलब क्या है? स्लम चिल्ड्रेन है, एनर्जेटिक चिल्ड्रेन है, डिजीज चिल्ड्रेन है, अनहैप्पी चिल्ड्रेन है। तो चलिए, आप लोगों ने ऑप्शन लगा लिया होगा, और शायद आप लोगों ने रॉन्ग आंसर लगाया होगा। इसका आंसर है बी, एनर्जेटिक चिल्ड्रेन इज द राइट आंसर। आप लोगों को टिक भी दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ प्लीज। तो आंसर को मैं टिक भी करते जा रहा हूं, ताकि आप कॉपी में उसको नोट करते जाएंगे। अगर आपका सही है तो आप भी अपनी कॉपी में टिक लगा लीजिएगा, गलत है तो काट करके आप सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर चिल्ड्रेन लाइक इन दी स्लम? रूटलेस विट्स, पुअर बट हैप्पी, इनर्जेटिक, हैप्पी एंड प्लेफुल। तो आप लोगों ने
सही ऑप्शन लगाया होगा रूटलेस विड्स। सही है। चलिए, हाँ आगे बढ़ रहे हैं, जरा सा हम देख रहे हैं। हाँ, so next question, identify the literary device in like rootless widths. A option simile, B metaphor, C alliteration, 4 personification। ध्यान रहे बच्चों, जब मैं पोएम पढ़ाया था तो लिटरेरी डिवाइस पर थोड़ा मैंने कम काम किया था, बट यू विल गेट मैनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लिटरेरी डिवाइस। तो मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं। याद रखिएगा, अगर किसी भी लिटरेरी डिवाइस को अगर चुनने के लिए दिया जाए और उसमें अगर लाइक, एज, एज इत्यादि वर्ड लगा रहे, तो वो आपका सिमिली हो जाएगा। इट मीन्स और का आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर चिल्ड्रेन कंपेयर टू रूटलेस विट्स? जरा सा फोन आ गया है। जी जी, क्या बोले, फिर से बोलिए। नहीं दिख रहा, चला गया ना। अरे फोन कर दे रहा है, क्या बताएं, बीच में फोन आ जाता है तो उसके कारण प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है। तुरंत हम भेज रहे हैं। चलिए आ गया, आ गया, देखिए तो आ गया। चलिए, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे कि रूटलेस विड्स बच्चों को क्यों कहा गया है। पहला ऑप्शन है दे हैव नो होम, दूसरा है दे आर अनवांटेड लाइक विड्स, तीसरा है दे आर थ्रोन इनटू स्कूल्स, और चौथा है दे आर स्टडी लाइक विड्स। पहले आप लोग ऑप्शन करिए, उसके बाद मैं करूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दे आर अनवांटेड लाइक विड्स। यानी कवि ने स्लम के बच्चों को खरपतवार की तरह कहा गया है। एक विड्स का मतलब ये होता है, आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग धान का फसल लगाते हैं तो उसमें कुछ अनवांटेड ग्रास उग आता है, जिसको हम लोग मरेरा वगैरह बोलते हैं। तो सलम बच्चों को कवि ने कहा है कि हमारे समाज में ये उस अनवांटेड घास की तरह है जिसकी समाज में कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए उनकी तुलना रोस्लेट विट से की गई है। इट मींस बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन रेड साइज। रेड साइज में कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया गया है? तो आप देखोगे इसमें ना तो लाइक है ना एज है, तो इसको इसको आप लोग कर दोगे। तो पहला ऑप्शन सिमिली, दूसरा मेटाफर, तीसरा इलिट्रेशन, फोर पर्सोनिफिकेशन। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ू मैं। चलिए,
7 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस implies अनहेल्दी चिल्ड्रेन इज, यानी कौन सा फ्रेज ऐसा है जो बच्चों को अस्वस्थ दर्शाता है? वन अननोटेड, बी नंबर आईज लिव इन ए ड्रीम, सी अ पेपर स्विमिंग बॉय, डी फ्रॉम गस्टी वेव्स। पहले आप लोग सुनिए, तो डेफिनेटली आप लोगों ने सी ऑप्शन को सही मारा होगा। इट मीन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। नेक्स्ट फिर वही है, आइडेंटिफाई लिटरेरी डिवाइस इन फादर्स नाल्डे डिजीज। फादर्स नाल्डे डिजीज में कौन सा लिटरेरी डिवाइस है? सिमिली, मेटाफर, इलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें भी लाइक एज इत्यादि नहीं है, तो ये भी आपका मेटाफर ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन मीन्स क्या हुआ? यानी लड़की के लिए एक टर्म यूज किया गया था कि वह, उसका सर भी उसको बोझ नजर आ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? द गर्ल इज असेम्ड ऑफ समथिंग, लड़की शर्मिंदगी है, शर्माई हुई हैज अनटाइडी हेयर, उनके बाल बंधे हुए नहीं है, इज इल एंड एग्जॉस्टेड, वो बीमार है, कमजोर है शारीरिक रूप से, डी इज सैड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी लड़की के लिए जो टर्म यूज किया गया उसका मतलब यह है कि वो लड़की बीमार है और एग्जॉस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 10, इस साय का मतलब, साय मैंने भी शर्मिला, तो शर्मिला के कारण तो उन्होंने अपने सर को झुकाई नहीं है। सर इसलिए झुकाए क्योंकि वो फिजिकली शी वाज वेरी वीक एंड डिप्रेस्ड, उसी को कहा गया एग्जॉस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टंटेड अनलकी हियर और ट्विस्टेड बोन मीन्स द बॉय is short and bony, is poor and unlucky, is sad and unwell, D has an inherited disability. Stunted, unlucky here और twisted bone, यानी आप लोग को याद होगा कविता में जब मैंने पढ़ाया था कि गरीबों के यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिसके जन्म से ही, जिसको पोलियो या हड्डियां मुड़ी हुई इत्यादि पैदा होता है, उसको अभागा कहा गया है। तो इसमें याद रखिएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, क्योंकि विरासत में ये बीमारी उसको मिली है। इसमें यह कहा गया है कि दे आर अनलकी चिल्ड्रेन बिकॉज दे गेट नथिंग आफ्टर देयर बर्थ बट देयर फादर्स डिजीज, यानी माँ बाप की, पेरेंट्स डिजीज यानी माता पिता की बीमारी के अलावा जन्म के पश्चात उन्हें कुछ नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ सावर क्रीम इज, सावर क्रीम जो है उसका कलर क्या है? व्हाइट है, येलो है, ऑफ व्हाइट है, पेल है। पहले आप लोग चुन लीजिए। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने ऑप्शन सी को चुना होगा। ना ही केवल व्हाइट होता है, ना ही केवल येलो होता है, बल्कि ऑफ व्हाइट होता है। जैसे मैंने बताया था येलोइश व्हाइट, थोड़ा पीला थोड़ा सफेद। तो ऑफ व्हाइट इज द राइट आंसर, इट मीन सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हाट आर द क्लासरूम लाइक? क्लासरूम कैसा है? डी में पैथेटिक, टेम्पल्स ऑफ लर्निंग, मीन्स ऑफ स्केप या हैप्पी प्लेस। पहला का मतलब हुआ धुंधला है, बड़ा ही क्रिटिकल है, पैथेटिक मतलब कारुणिक है,
दूसरा है क्या सीखने का ये मंदिर है, तीसरा है क्या ये भागने का माध्यम है, और चौथा क्या यह हैप्पी प्लेस है। तो आप लोगों ने निश्चित रूप से ऑप्शन ए को सही किया होगा, यानी क्लासरूम कैसा था, डीम एंड पैथेटिक, यानी उसमें रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? समझ भी रहे हैं आप लोग सब कोई? आप लोग काम भी कर रहे हो मेरे साथ? चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन इज बिफोर ऑल ऑफ यू। हु सिट्स एट द बैक ऑफ द क्लास? याद होगा आप लोगों को कि पीछे वाले क्लास में बेंच में कौन बैठता है। ऑप्शन ये स्वीट एंड यंग चिल्ड्रेन, पुपिल, पुपिल मीन्स छात्र। बी नंबर अ पेपर स्विमिंग बॉय, सी नंबर अ टॉल गर्ल, डी नंबर अ गर्ल विथ हेयर लाइक रूटलेस विड्स। तो डेफिनेटली आप लोगों ने ऑप्शन ए को सही मारा होगा, यानी ये स्वीट एंड यंग स्टूडेंट चाइल्ड वाइज सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस। आप लोग को याद होगा एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा पीछे वाले बेंच पर बैठा हुआ है। नेक्स्ट, हिज आईज लीव इन ए ड्रीम, व्हाट इज द ड्रीम? कथा उसकी आंखें स्वप्न में खोई हुई है, उसका स्वप्न क्या है? ऑप्शन नंबर ए टू ईट गुड फूड, अच्छा भोजन खाना, टू बी ए स्क्वायरल, गिलहरी बनना, टू गो आउट इनटू द वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में जाना, डी टू सी ट्रॉयलेस वैली, या ट्रॉयलेस वैली घाटी को देखना। आप लोगों ने ऑप्शन चूज कर लिया होगा, तो याद रखिएगा शायद आप लोगों ने बी दिया होगा, जबकि सी इज द राइट आंसर। क्वायरल बनना उसका ड्रीम नहीं है, उसका ड्रीम है टू गो आउट इनटू द वर्ल्ड, यानी बाहर की दुनिया में जाना, यानी बाहर की दुनिया में घूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशन सजेस्ट, यानी कवि ने दीवार के लिए सावर क्रीम का प्रयोग किया गया है, ये क्या सजेस्ट करता है? स्कूल्स आर वेल इक्विप्ड, स्कूल बहुत सुसज्जित है। स्कूल्स आर स्मॉल बट दे ट्राई टू इम्पार्ट एजुकेशन, स्कूल छोटे हैं लेकिन शिक्षा मिल रही है। स्कूल्स हैव ए पुअर एंड इल इक्विप्ड एनवायरनमेंट, स्कूल में अच्छा वातावरण नहीं है। डी नंबर स्कूल्स मीट द एजुकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन थ्रू डोनेशन, स्कूलों में बच्चों की शिक्षा पूरी हो रही है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर इज द राइट आंसर, यानी स्कूल्स हैव अ पुअर एंड इल इक्विप्ड एनवायरनमेंट, यानी स्कूल बहुत गरीब है और वहां जितनी भी चीजें हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है। वहां का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है जहां की गरीब बच्चे बैठ करके शिक्षा ले सके। आगे बढ़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड इंप्लाई ए ब्लीक फ्यूचर? कौन सी दुनिया जो है वो ब्लीक फ्यूचर को इंडिकेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन सावर क्रीम वॉल्स, बी नंबर अवॉइडिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड, सी फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग, डी शेक्सपियर्स हेड। कौन ऐसा शब्द है जो डार्क फ्यूचर को इंडिकेट करता है, जिसका भविष्य अंधेरा में हो? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एंड फ्यूचर पेंटेड विथ अ फॉग, यानी ऐसा भविष्य जो धुंधलों से ढका हुआ हो, कुहासों से ढका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग? स्टंटेड बॉय रिसाइटिंग, यानी जो
छोटा बच्चा है, वो क्या पढ़ रहा है? लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, शेक्सपियर्स पोएट्री, लीव्स ऑफ नेचर, हिज कॉम्पोजिशन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। निश्चित रूप से आप लोगों ने ऑप्शन ए को चुना होगा, यानी वो जो बच्चा पीछे वाले बेंच पर बैठा है या बच्चे जो क्लास में बैठे वो क्या कर रहे हैं? तो लेसन पढ़ रहे हैं अपने डेस्क से। क्वेश्चन नंबर 18, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड्स आईज मीन्स द बॉय इज। पेपर स्विमिंग बॉय जो है वो किस चीज को इंडिकेट करता है? जरा सा। तो लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शन है स्लाई एंड सेक्रेटिव, शॉर्ट एंड लीन, हंग्री एंड थीन, सैड एंड डिप्रेस्ड। पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड साइज का क्या मतलब है? तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब हुआ हंग्री एंड थीन। इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। तो मजा आ रहा है आप लोगों को? बताइए, कोई रिस्पॉन्ड करेंगे? चलिए, वेरी गुड। वी हैव कंप्लीटेड 18 क्वेश्चन। प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ बिल्कुल, माइक को आप लोग म्यूट कर दीजिएगा। जब मैं कुछ पूछूंगा तो आप रिस्पॉन्ड करके म्यूट कर दीजिएगा, तो आवाज वाइब्रेट नहीं करेगा। जरा सा फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहा हूं। इसमें सुविधा तो सब है, अभी तो मैं लर्निंग पीरियड में हूं थोड़ा। चलिए, क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 19, प्लीज म्यूट योर माइक। व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट? जो वर्ल्ड मैप जो टांगा गया था क्लास में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल, वर्ल्ड ऑफ द पुअर, वर्ल्ड ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन, स्लम स्कूल चिल्ड्रेन, वर्ल्ड द पोएट वांट्स फॉर द स्लम चिल्ड्रेन। तो जो मैप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल। यानी विश्व के मानचित्र में केवल अमीर लोगों का, शक्तिशाली लोगों की दुनिया दिखाई गई है। इन गरीब बच्चों की दुनिया उसमें दिखाई नहीं गई है। तो याद रखिएगा, मैं पहले ही कहा था कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, क्योंकि ये पोएम ही टफ है और आप लोग को बहुत पहले ये मैंने पढ़ाया था। कितना याद है नहीं याद है, इसलिए जब मैं कोई पीडीएफ कराऊं ना, तो आप एक बार किताब में पोएम जरूर पढ़ लीजिएगा, तब आपको बहुत सारी बातें याद आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रेन? बच्चों का भविष्य कैसा है? हैप्पी एंड सिक्योर, पुअर बट सेटिस्फाइड, अनसर्टेन एंड ब्लिक, अनहैप्पी बट सिक्योर। पहला का मतलब हुआ खुश है, निश्चित है, गरीब है लेकिन संतुष्ट है, अनिश्चित है और अंधेरा पूर्ण है। चौथा है दुखद है
लेकिन निश्चित है। तो डेफिनेटली आप लोगों ने सी नंबर को चुना होगा, क्योंकि सी नंबर में ही दोनों वर्ड नेगेटिव है, यानी गरीब बच्चों का जो भविष्य है वो अनिश्चित है और डार्क है। क्वेश्चन नंबर 21, शेक्सपियर इज विक्ट, शेक्सपियर शैतान है, दुष्ट है, बिकॉज ही डॉट 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 द चिल्ड्रेन, क्योंकि वो बच्चों को करता है, क्या करता है, एजुकेट करता है, पढ़ाता है, टेम्प्ट करता है, प्रलोभित करता है, लव करता है, प्यार करता है, हेट्स करता है, नफरत करता है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने निश्चित रूप से 21 का बी को आप लोगों ने चुना होगा। ठीक जा रहे हैं हम लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, चलिए, द यंग चाइल्ड वॉज ड्रीमिंग, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा किसका ड्रीम देख रहा है, रैट्स गेम, कैट्स गेम, स्क्वायरल्स गेम, न। मुझे लगता है इसमें कोई भी बच्चा गलती नहीं किया होगा, तो तीसरा सी इज द राइट आंसर, बच्चे गिलहरियों के खेल का स्वप्न देख रहा है। 23, द क्लासरूम वॉल्स हैव, यानी क्लासरूम के दीवार में क्या क्या है, पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग विथ डूम्स, वर्ल्ड मैप एंड ब्यूटीफुल वैलीज। बी नंबर ऑप्शन, पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, वैली एंड वर्ल्ड मैप। सी, पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, ये तो करूंगा ही नहीं। डी, पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग्स, रिवर्स, माउंटेन्स एंड वैलीज। तो बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, लेकिन ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि शेक्सपियर का तस्वीर है, बिल्डिंग विथ डूम्स, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का बिल्डिंग तस्वीर टंगी हुई है, दुनिया वर्ल्ड का मैप है, और बड़ा सुंदर सीन और सीनरीज, सुंदर सुंदर घाटियों का सीन है। इट मीन्स ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, the lives of slum children are confined in, उस स्लम चिल्ड्रेन की जिंदगी कहां कैद है, एलिमेंट्री स्कूल, शेक्सपियर्स वर्ल्ड, नैरो स्ट्रीट स्लम्स, ट्रॉयलेस वैली। तो आप लोगों ने सी राइट ऑप्शन दिया होगा, क्योंकि बच्चों की जो जिंदगी है वो नैरो स्ट्रीट स्लम, यानी ऐसी गलियों में जहां जाने के लिए उचित सड़क भी नहीं है और रास्ता बड़ा सिंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल एज इट मेक्स वन अवेयर ऑफ, कथा मैप को बुरा एग्जाम्पल कहा गया है, क्यों? ऑप्शन नंबर 1, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, क्लीनर लेंस, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, द सिविल डिजाइन। क्योंकि ये केवल ब्यूटीफुल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, यानी ए इज द राइट आंसर, यानी वर्ल्ड का मानचित्र बच्चों के लिए बैड एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इसमें केवल बड़े लोगों की जिंदगी, खूबसूरत जीवन को दिखाया गया, दर्शाया गया है, गरीबों की जिंदगी को दर्शाया नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी डैश आर symbolic of the boy and the brightness of life which these children are deprived of, यानी इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो खुशी का संकेत कराता है और शानदार जीवन को दर्शाता है, जिनसे ये स्लम चिल्ड्रेन वंचित है। ऑप्शन नंबर ए, एलिमेंट्री स्कूल, बी, विजिटर्स, सी, शिप्स, सन एंड लव, डी, लीड स्काई। तो आप लोगों ने निश्चित रूप से चुना होगा सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि जो दुनिया है जिसमें जहाज है, सूरज है, प्यार है,
और ये सारी रिच वर्ल्ड को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, वेयर डूज देयर लाइफ स्लाइली टर्न, इनकी जिंदगी कहां है, कहां छिपी रहती है? इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द स्कूल, टुवर्ड्स द विंडोज, यानी सूरज की ओर, विद्यालय की ओर, खिड़कियों की ओर, या क्रैम्प होल्स यानी एक छोटा सा मकान जो बड़ी तंग है, जहां रहने के पर्याप्त जगह नहीं है, बिल की तरह। तो आप लोग को याद आया होगा टर्म, ए इज द राइट आंसर, इन द क्रैम्प्ड होल, यानी इसकी जिंदगी एक छोटे से मकान में सिमटी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फ्रेज दैट टॉक्स ऑफ पॉवर्टी, कहता है एक फ्रेज को चयन करें जो गरीबी की बात करता है। शिप्स एंड सन, जहाज और सूरज, ऑन देयर, ध्यान देंगे बच्चों यहां थोड़ी सी गलती है, स्लैग हिप नहीं स्लैग है, SLAG, स्लैग हिप, यानी वैसी ढेर जो गंदगी का ढेर हो। सो ब्लॉट देयर मैप, डी शेक्सपियर इजविक्ट, तो पॉवर्टी दर्शाता है गंदगी के ढेर को। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर। सही है, समझ में आ रही है? कोई रिस्पॉन्ड करिए। चलिए, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 29, द लास्ट स्टैंजा इज डैश अनलाइक द रेस्ट ऑफ द पोएम, कहता है इस कविता में भी, इस कविता का भी जो अंतिम स्टेंजा है लगभग सारे कविताओं के जैसा है। क्या है? लॉन्ग है, लंबा है, बी शॉर्ट है, छोटा है, सी ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है, डी पैसिमिस्टिक है, निराशावादी। तो याद रखिएगा, चौथी यानी जो लास्ट स्टेंजा है वो ऑप्टिमिस्टिक है, यानी सी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहां लास्ट में कवि ने कहा है कि यदि सरकार, गवर्नर अगर चाहे तो इन गरीब बच्चों को भी अगर जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं अगर प्रदान किया जाए तो ये भी जिंदगी में इतिहास रच सकता है। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लीड स्काई फॉर सिमिली, मेटाफर, इलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन। तो यहां भी देख रहे हैं कि लाइक, एज इत्यादि नहीं है। इट मीन्स बी इज द राइट आंसर, मेटाफर। 31, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 31, हु स्पेल्स होप फॉर द स्लम चिल्ड्रेन, इन गरीब बच्चों के लिए उम्मीद कौन लाता है? किसके बारे में कहा गया है कि वो इसकी जिंदगी के लिए एक आशा की किरण बन सकता है? स्कूल, शेक्सपियर, गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर, नो वन। तो डेफिनेटली आप लोगों ने बड़ी आसानी से सी को राइट आंसर किया होगा, क्योंकि लास्ट में कभी ने कहा है कि यदि गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर ये सारे लोग अगर चाहें और इन बच्चों को अगर मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान की जाए तो यह भी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। नेक्स्ट 32, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन लाइक कैटाकॉम्स। देखिए, लाइक कैटाकॉम्स, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है? तो आप बच्चों देख लिए होंगे कि वर्ड लाइक वर्ड हैज बीन यूज्ड बिफोर द कैटाकॉम्स। तो मैंने कहा था जिस भी शब्द के पहले लाइक और एज लगा हो तो वो सिमिली होता है। इट मीन्स ए इज द राइट आंसर। ब्रेक ओ ब्रेक,
व्हाट शुड दे ब्रेक? कहता है तोड़ो, तोड़ डालो। किसकी तोड़ने की बात करता है कवि? डोनेशंस की, दान का, ऑल बैरियर सारे बंधनों का, स्लम का गरीबों का, द स्कूल्स का स्कूल का। किसको तोड़ने की बात करती है? तो याद होगा, द पोएट टॉक्स अबाउट टू ब्रेक ऑल टाइप्स ऑफ बैरियर। जिन्होंने इसकी जिंदगी को कैद करके रखा है, उन सारे बंधनों को तोड़ डालो। जिन्होंने इसकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद किया, इट मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ 3 क्वेश्चन और लास्ट बचे हुए हैं। द वर्ड कैटाकॉम्स इंप्लाई डॉट डॉट ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन। कहता कैटाकॉम्स जो वर्ड यूज किया गया था वो स्लम बच्चों को क्या दर्शाता है? कैटाकॉम्स मतलब हुआ था वो जगह जहां लोगों को दफनाया जाता है। तो डिजीज एग्जिस्टेंस, सिक्योर नियर डेथ एग्जिस्टेंस, पॉवर्टी रिडन। तो डेफिनेटली इसका आंसर सी होगा, यानी जहां मृत्यु के बारे में बात होती है उसी को कैटाकॉम्स कहा जाता है, यानी नियर डेथ एग्जिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन स्लम्स एज बीग एज डूम। ध्यान दीजिएगा, यहां भी एज का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग अवश्य इसको सही कर लेंगे। ऑप्शन ए सिमिली, बी मेटाफर, सी एलिट्रेशन, डी पर्सोनिफिकेशन। तो सी सॉरी ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मैंने कहा था जिस भी वर्ड के पहले एज या लाइक लगा रहे वो सिमिली होता है। लास्ट क्वेश्चन of this practice sheet. Through the description of the slum children, गरीब बच्चों की अभिव्यक्ति के माध्यम से द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस, कवि व्यक्त करना चाहता है, द डैश प्रिवेलिंग इन सोसाइटी, उन चीजों को जो समाज में व्याप्त है। क्या? ऑप्शन ए सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, सामाजिक अन्याय और असमानता, बी पॉवर्टी, सी डिजीज, डी स्लम्स। तो डेफिनेटली आप लोगों ने इसका ए आंसर को चुना होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने कहा था कि द थीम ऑफ दिस पोएम इज सोशल इंजस्टिस, क्लास इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ये मैंने पढ़ाते वक्त बताया था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ये स्लम का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आप लोग बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट? एंजॉय किया ना? इस तरह से अगर मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा दूं तो आप लोगों को एक बार से कविता भी याद आ जाएगा और आराम से आप इसको देख भी लेंगे। और इसका रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो भी हम भेज देंगे, जब कभी भी मन करेगा आप उसको निकाल करके देख भी सकते हो। चलिए, और कोई प्रॉब्लम? देखो बाबू, ये सरकार वाली बात हमसे पूछोगे, ये तो बिल्कुल बेकार वाली बात है ना, क्योंकि ये तो सरकार के हाथ में है। एग्जाम देखो +2 का कभी भी नहीं टल सकता, याद रखना। +2 के एग्जाम पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। मेडिकल का एग्जाम है, इंजीनियरिंग का एग्जाम है। सो आई थिंक एग्जाम को रद्द नहीं किया जाए, स्थगित भले कर दिया गया है। कल नहीं, इतना जल्दी जल्दी नहीं, फिर मैं तैयार करूंगा और इस बार कीपिंग क्वाइट का लेकर के आएंगे। हो सकता है परसों आए, तो क्या आज मैंने नहीं किया था क्या? तो फिर ऐसे सवाल क्यों आते हैं? मैं ग्रुप में भी मैसेज करता हूँ और आपको जाकर के टीचमेंट पर भी नोटिफिकेशन आपको डाल देते हैं। जी बोलो। हाँ, अरे पागल, पिछले क्लास में भी मैंने दिया था, लेकिन पिछले क्लास में तो ले ही नहीं पाया था। हाँ हाँ, मैं कहाँ ले पाया था क्लास।
अपने घर में हूँ यार। ठीक है, थैंक यू फॉर योर एडवाइस, बट आई एम एट माई होम एंड आई कांट यूज मास्क एट माई होम, है ना। बट वेन एवर आई गो आउट, डेफिनेटली आई यूज नॉट सिंगल मास्क बट डबल मास्क। आई विल इन्फॉर्म यू। चलिए, तो मैं क्लास एंड करूं। थैंक यू। वेलकम एवरीवन।